हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी यहां पे अच्छा हूं। सर 15 मई 2020 को मैंने एक टेस्ट लिया था आप लोगों का, मतलब आपको टेस्ट करने के लिए दिया था, और उस टेस्ट के सॉल्यूशंस क्या हैं, उस टेस्ट के आंसर क्या है, वो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू करवाने वाला हूं। थोड़ा सा मैं बता दूं, मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया था आपको कि अगर आपके टेस्ट के जो भी आंसर्स हैं वो मुझे इस नंबर पे सेंड करना। मोर देन 100 स्टूडेंट्स ने उस टेस्ट के आंसर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किए और मैंने उनके सोल्यूशन उनको दिए भी। लेकिन वो चाहते हैं कि सर सोल्यूशन के साथ साथ आप बता भी दो कि आंसर कैसे आया, तो इसके लिए मैं आपकी ये वीडियो बना रहा हूं। और जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिए, सिर्फ वीडियो को देखा है या टेस्ट करने की ट्राई की है लेकिन मुझ तक आंसर नहीं पहुंचाए, वो आज अपने आंसर चेक कर सकते हैं कि उनके दिए गए आंसर सही है या गलत है। एक एक सिंगल क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चनों का आंसर मैं देने वाला हूं, विद रीजंस आपको बताने वाला हूं कि इसका आंसर ये क्यों है। आई होप इट इज क्लियर। यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ? हाँ ठीक है, तो आज हम इसके आंसर शुरू करें। अच्छा मैं बता दूं ये टेस्ट किसके ऊपर था। ये टेस्ट मैंने सीए, सीएस, सीएमए स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, और ये टेस्ट मैंने बनाया था जो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में अमेंडमेंट्स आई है ना, उस अमेंडमेंट के ऊपर एक टेस्ट बनाया था 20 मार्क्स का। चलिए सर, मैं ये टेस्ट शुरू करने वाला हूं सॉल्यूशन, लेकिन मैंने इसका सॉल्यूशन पीपीटी के थ्रू किया है, उसके थ्रू ही मैं आपको करवाऊंगा। आ जाइए प्लीज, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन मैक्सिमम स्टूडेंट ने गलत किया है। अब कोई कहीं गलती करता है, कोई कहीं गलती कर देता है। मैं पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा आपको। और क्वेश्चन क्या है पहले पढ़ लो। मिस्टर एक्स हैविंग फॉलोइंग इनकम, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A हमारे पास है 1.21 करोड़, यानी कि 1 करोड़ 21 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A मेरे पास है 1.50 करोड़, और इन दोनों का टोटल बन गया 2 करोड़ 71 लाख। इन दोनों का टोटल बन गया 2 करोड़ 71 लाख। क्वेश्चन है कैलकुलेट हिज टैक्स लायबिलिटी। सर मेरा पहला क्वेश्चन, आप ये बताइए ये टोटल इनकम जो है, पहले बताइए इस क्वेश्चन में क्या टोटल इनकम एक्सीडिंग 2 लाख और नॉट। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको सरचार्ज करवाया था तो उस पर सरचार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि जो हमारी टोटल इनकम है वो कितनी है। तो यस सर, टोटल इनकम एक्सीडिंग 2 लाख है, बिकॉज 1 करोड़ 50 लाख तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है, और लॉन्ग टर्म 112A वाला 1 करोड़ 21 लाख है। दोनों का टोटल करेंगे तो 2 करोड़ से ऊपर ही है। हालांकि इस क्वेश्चन में अदर इनकम मैंने नहीं दी, जानबूझ के। मैं देखना चाहता था कितने स्टूडेंट इसको मैनेज करते हैं कि अगर मैं अदर इनकम नहीं दूंगा तो क्या आंसर आएगा। तो अदर इनकम मैंने नहीं दी, तो 2 करोड़ 71 लाख, यस 2 करोड़ 71 लाख है टोटल इनकम। कैलकुलेट हिज टैक्स लायबिलिटी। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सर सबसे पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A पर टैक्स कितना बनेगा ये बताओ। सर 1 करोड़ 21 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A है। मैं आपको याद दिलवा दूं, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A होता है वो 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है। जितना भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A होता है वो पहले 1 लाख रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, और उसके ऊपर जितना भी बचता है वो 10% के हिसाब से टैक्सेबल होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस क्वेश्चन में 1.21 करोड़ है, यानी कि 1 करोड़ 21 लाख। तो आप इसे 1 करोड़ 20 लाख बोलिए। 1 करोड़ 20 लाख बोलिए, क्यों? क्योंकि 1 लाख तो एग्जेम्प्ट है। तो 1 करोड़ 20 लाख एट द रेट ऑफ 10%, तो आपका टैक्स लायबिलिटी आ गई 12 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 12 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A हमारा है 1 करोड़ 50 लाख। 1 करोड़ 50 लाख, आपको पता है इसके ऊपर कंसेशनल रेट लगता है 15%। अब सर पहली गलती स्टूडेंट ने यही करी है। बहुत सारे स्टूडेंट ने 1 करोड़ 50 लाख के ऊपर सीधा 15% टैक्स लगाया है। वो कहते हैं क्योंकि ये 15% के हिसाब से टैक्सेबल होता है। बात तो बिल्कुल सही है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15% के हिसाब से टैक्सेबल होता है। लेकिन सर आप भूल गए एक कंसेप्ट शिफ्टिंग का भी होता है। इस क्वेश्चन में आपकी अदर इनकम निल है, यानी कि वो इनकम जो 2.5 लाख तक एग्जेम्प्ट होती है वो 0 है। तो आपको उस 2.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। सर अदर इनकम तो 0 है तो 2.5 लाख का बेनिफिट कैसे मिलेगा? अगर आपको याद हो तो टैक्स लायबिलिटी के चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था कि जो हमारा लॉन्ग टर्म 111A है और शॉर्ट टर्म 111A, सॉरी लॉन्ग टर्म 112A, शॉर्ट टर्म 111A या नॉर्मल लॉन्ग टर्म है, वहां से हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं
अपनी इनकम को अदर इनकम के अंदर कि हम 2.5 लाख का बेनिफिट ले पाए। तो सर अब मेरे पास 2 इनकम है, एक लॉन्ग टर्म 111A वाली है, सॉरी लॉन्ग टर्म 112A वाली है, और एक शॉर्ट टर्म 111A वाली है। दोनों इनकम है। हालांकि मैं दोनों में से शिफ्ट कर सकता हूं, क्योंकि मेरे को 2.5 लाख रुपए शिफ्ट करने हैं, दोनों में अच्छी इनकम है, मैं किसी में से भी शिफ्ट कर सकता हूं। लेकिन मैं हमेशा पहले उसमें से शिफ्ट करूंगा जिसमें मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा। जिसमें मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा, सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A जो है वो टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ 15%, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A जो है वो टैक्सेबल है एट द रेट ऑफ 10%। तो मुझे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A में से शिफ्ट करना चाहिए। तो मैं यहां से शिफ्ट करूंगा 2.5 लाख, और इसे शिफ्ट कर दूंगा मैं अदर इनकम के अंदर 2.5 लाख। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A मेरे पास बच गया 1,47,50,000। इसके ऊपर लगाऊंगा मैं 15% टैक्स, और ये बनेगा 22,50,000। प्लीज टेल मी द कंसेप्ट इज क्लियर और नॉट क्लियर। यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? यस सर। और जो अदर इनकम मेरी 2.5 लाख है, जो अदर इनकम मेरी 2.5 लाख है, उसके ऊपर तो फिर स्लैब रेट लगेगा, और वो स्लैब रेट के हिसाब से आंसर बन जाएगा 0। आंसर बन जाएगा 0। टोटल टैक्स आ गया 34,12,500। तो सर पहली गलती तो स्टूडेंट ने यह की थी कि वो शॉर्ट टर्म 111A पर 15% लगा रहे थे 1.5 करोड़ पे, और उन्होंने कोई शिफ्टिंग नहीं करी। वो मिस्टेक थी उनकी, यहां मैंने आपको समझा दिया है। देखो क्वेश्चन में मिस्टर एक्स लिखा हुआ है। शिफ्टिंग इंडिविजुअल के केस में होती है, और वो भी तब जब वो रेजिडेंट हो। हम अज्यूम करेंगे मिस्टर एक्स रेजिडेंट है, कुछ नहीं लिखा तो हम रेजिडेंट अज्यूम करते हैं। इसके बाद लगेगा सरचार्ज। सरचार्ज लगेगा सर एट द रेट ऑफ 15%। यस सर। हालांकि आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, हालांकि आपकी इनकम 2 करोड़ से ऊपर है, आपको जो सरचार्ज है वो 25% लगना चाहिए। पर आप जानते हैं जो बजट जुलाई में आया था उसमें क्लियर कट बोल दिया गया था कि शॉर्ट टर्म 111A और लॉन्ग टर्म 112A में हम किसी भी केस में 15% से ऊपर सरचार्ज नहीं लगाएंगे। तो 34,12,000 का 12,500 का 15% सरचार्ज लगेगा 5,11,875। यह आंसर आ जाएगा 39,24,375। इसके बाद 4% हम सेस लगा देंगे 1,56,975। टोटल टैक्स लाइबिलिटी आपकी बन जाएगी 40,81,350। सो सर प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ द अबव है। बहुत सारे स्टूडेंट ने नन ऑफ द अबव दिया, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि उनकी टैक्स लाइबिलिटी आई कितनी है। तो आंसर है 40,81,350। प्लीज टेल मी द क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर और नॉट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर और नॉट क्लियर, प्लीज टेल मी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। लेट अस कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। यस सर, क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। मिस्टर एक्स हैविंग फॉलोइंग इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A। सर पहले 2 क्वेश्चन पे टाइम लग रहा है, बाकी क्वेश्चनों में सिर्फ मुझे बताना है। 5 मिनट में कर दूंगा बाकी 18 क्वेश्चन। पहले 2 क्वेश्चनों पे समझाना पड़ रहा है बस, और कुछ नहीं है। एक्स हैविंग फॉलोइंग इनकम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 4 लाख रुपए, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपीएफ 60,000 रुपए। कैलकुलेट हिज टैक्स लाइबिलिटी। बताइए सर क्या टैक्स लाइबिलिटी आई? बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को भी गलत किया है। चलिए पहले मैं बता देता हूं क्या है। सर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A है, दैट इज 4 लाख, दैट इज 4 लाख। और कोई इनकम नहीं है आपके पास? नहीं सर, और तो कोई इनकम नहीं है। तो सर यही आपकी ग्रोस टोटल इनकम होगी 4 लाख। बिल्कुल सर। 80C टू 80U का डिडक्शन यानी कि कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपीएफ का डिडक्शन यहां नहीं मिलेगा। क्यों सर? सर लॉन्ग टर्म 112A में से 80C टू 80U का डिडक्शन नहीं मिलता, इसलिए नहीं मिलेगा। टोटल इनकम आपकी 4 लाख आ गई। सर अब 4 लाख में लॉन्ग टर्म कितना है? सर सारा ही लॉन्ग टर्म है। और अदर इनकम? सर अदर इनकम तो है ही नहीं। तो मेरा क्वेश्चन है क्या आप अदर इनकम में शिफ्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में से? जवाब है यस। पहले हम टैक्स निकालते हैं। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपके पास 4 लाख है, जिसमें से 1 लाख रुपए तो एग्जेम्प्ट ही होता है। जैसे क्वेश्चन 1 में 1 करोड़ 21 लाख था, तो 1 लाख तो एग्जेम्प्ट था। 1 करोड़ 20 लाख पर हमने 10% लगाया था। यहां पर 4 लाख है तो 1 लाख तो एग्जेम्प्ट है, 1 लाख तो एग्जेम्प्ट है। तो हमारा बच गया 3 लाख। पर इस 3 लाख पर आपको अभी 10% नहीं लगाना। अगर आपने ऐसा किया है तो यह क्वेश्चन गलत है आपका। आपको अदर इनकम देखनी पड़ेगी, वो आपकी 0 है। तो आप शिफ्ट कर लो, 2.5 लाख रुपए तक की इनकम को आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहां से शिफ्ट करेंगे 2.5 लाख और उधर ले जाएंगे 2.5 लाख। इधर बचा 50,000। हां, इसके ऊपर आप 10% लगा सकते हो, यानी कि 5,000 रुपए टैक्स आपको देना पड़ेगा इसके ऊपर। प्लस 2.5 लाख का स्लैब बेनिफिट है, इसके ऊपर तो टैक्स बनेगा नहीं सर, नील आएगा। टोटल टैक्स लाइबिलिटी अभी 5,000 आ गई। अब सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा,
जो स्टूडेंट ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती की है। आप बताइए यहां से रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए मिलेगी या नहीं मिलेगी? दैट इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए मिलेगी? दैट इज माय क्वेश्चन। प्लीज बताइए, क्या रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए मिलेगी? बताओ बताओ। बहुत सारे स्टूडेंट ने 87 कैपिटल ए की रिबेट दी है। वो कहते हैं सर टोटल इनकम अगर 5 लाख से कम होती है तो रिबेट मिलती है, पर सर यहां आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए नहीं मिलेगी। क्यों सर? सर रिबेट अंडर सेक्शन 87 कैपिटल ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए में से नहीं मिलती है। भूल गए आप? ओके सर, सीधा सेस लगाएंगे 4%, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 200 रुपए। आंसर आ गया 5200 रुपए। सर मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं, 20 क्वेश्चन मेरे पास है, 2 मैं कर चुका हूं, 18 क्वेश्चनों में टाइम लगना ही नहीं है। द बेनिफिट ऑफ कंसेशनल टैक्स रेट एट द रेट ऑफ 15% इन केस ऑफ न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेंशन्ड अंडर सेक्शन 115 BAB इफ सच डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर। सर आपको याद होगा 2 सेक्शन हमारे पास नए आए हैं, एक BAA और एक BAB। कह रहा कि ठीक है, जो BAB होता है उसके ऊपर नया रेट 15% है। आपको याद होगा उसमें कुछ बेनिफिट्स भी छोड़ने पड़ते हैं कंपनी को, अगर उसे 15% रेट चाहिए तो वो 32 के बेनिफिट, 35 के बेनिफिट, काफी सारे बेनिफिट के नाम लिखे हैं वहां पे। वो कह रहे वो बातें नहीं पूछ रहे हम आपसे ये पूछ रहे हैं, बताओ ये बेनिफिट कब से मिलेगा कि कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग करनी, इनकॉर्पोरेशन कब से कर रही हो, ऑन और आफ्टर? सर टेक्निकल क्वेश्चन हो गया, जिसने ध्यान से पढ़ा है वही बता पाएगा। सर जवाब है डी, 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो उसे रिबेट मिलेगी, वरना तो उसे ये बेनिफिट मिलेगा 15% का, वरना नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4। यस सर, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक ABC फॉरेन कंपनी है जो नॉन रेजिडेंट इन इंडिया है, ठीक है सर, रिसीव करती है गिफ्ट 50,000 रुपए का इंडिया के बाहर मिस्टर एक्स से, जो कि रेजिडेंट इन इंडिया है। वेदर दिस गिफ्ट इज टैक्सेबल फॉर ABC फॉरेन कंपनी इन इंडिया और नॉट? सर जवाब है नहीं। लेकिन क्यों नहीं? पहला क्वेश्चन मेरा यह है सर, इसका कारण यह है, नहीं होने का कारण सुनिए, क्योंकि इसके ऊपर ना जो न्यू क्लोज आई है ना 59 सबसेक्शन 1 क्लोज 8 वो एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 50,000 से ऊपर का गिफ्ट नहीं है। सर देखिए आंसर है यस, बिकॉज 918 एप्लीकेबल। ये जवाब गलत है, 918 एप्लीकेबल नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि 918 एप्लीकेबल तब होगा जब गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से ऊपर होगा, तब 918 एप्लीकेबल होगा, ऐसे नहीं होगा। नो, बिकॉज 918 डज नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी, ये भी गलत जवाब है। 918 जो है, 918 जो है, ये 1 जो है ना वो गलत लिखा हुआ, 9 सबसेक्शन 1 जो है वो फुल वाला आएगा यहां पे, मतलब 1 जो है वो ये वाला आएगा पूरे वाला। 918 जो है डज नॉट एप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनी, ये गलत जवाब है, क्योंकि 918 फॉरेन कंपनी को एप्लीकेबल होता है। वो किस किस को होता है? रेसिपिएंट में भी नॉन रेजिडेंट, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी या फॉरेन कंपनी, उनको एप्लीकेबल होता है। यस, बट ओनली 10,000 विल बी टैक्सेबल, ये भी गलत जवाब है। सही जवाब है नन ऑफ द अबव। और नन ऑफ द अबव में अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा सर? सर नन ऑफ द अबव में मुझे लिखना हो तो मैं लिखूंगा नॉट, नो, बिकॉज सेक्शन 918 नॉट एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल नहीं है, इसकी वजह से टैक्सेबल नहीं है। तो ये टैक्सेबल नहीं है बिकॉज गिफ्ट का अमाउंट 50,000 है, और 918 क्लोज तब लगती है जब गिफ्ट का अमाउंट 50,000 से ज्यादा हो। 5th क्वेश्चन, मिस्टर एक्स के पास एक बिल्डिंग है जो उसने स्टॉक इन ट्रेड की तरह हेल्ड की है। ही गोट अ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन 26/11/2019, ठीक है सर, यानी कि 26/11/2019 को उसे कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल गया, ठीक है। कह रहे विच एनुअल असेसमेंट ईयर तक एनुअल वैल्यू को नील लिया जाएगा? मैं आपको बताता हूं सर, 26/11/2019 का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर 19-20। तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आपको सीओसी मिला है। अगर आपको सेक्शन याद हो सर, ये सेक्शन है सेक्शन 23 सब सेक्शन 5। फाइनेंशियल ईयर 19-20 में सीओसी मिला है, तो सर अगले 2 साल तक इसकी एनुअल वैल्यू को नहीं लिया जाएगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 21-22 इन दोनों फाइनेंशियल ईयर में
एनुअल वैल्यू को नहीं लिया जाएगा। ये अमेंडमेंट है, पहले 1 साल तक लिया था, इस बार 2 साल तक लिया जाएगा। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2021 है यानी कि प्रीवियस ईयर, तो असेसमेंट ईयर बन गया 22-23 बन गया असेसमेंट ईयर, 22-23 तक नहीं लिया जाएगा। तो सर ए इज द राइट आंसर, असेसमेंट ईयर 2023 तक इसको नील लिया जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 इज क्लियर। प्लीज टेल मी क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलें, बोलो बोलो फटाफट। What will be the rate of depreciation in case of motor car used in the business of running them on hire? आपके पास एक मोटर कार है और हम आपसे पूछ रहे हैं उसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, और कार को आप एज अ टैक्सी यूज करते हो। सर वैसे इसका आंसर होता है 30%, वैसे इसका आंसर होता है नॉर्मली 30%, लेकिन इस कार को आपने खरीदा है 23 अगस्त 19। आपको याद होगा दिस इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट कि अगर आपने कार को 23 अगस्त 2019 को खरीदा है एंड पुट टू यूज बिफोर अप्रैल 20 है, तो इसका रेट 30 की जगह इस बार कर दिया है 45%। प्लीज टेल मी यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 6 सी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 का सी क्लियर हो गया। यस, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी मींस। सर ये क्वेश्चन भी बहुत टेक्निकल है, सभी स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया। जब तक आपको यह नहीं पता कि सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी का मतलब क्या है, आप इस क्वेश्चन का आंसर सही नहीं दे सकते। एनबीएफसी विच इज नॉट एक्सेप्टिंग और होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट एंड हैविंग नेट एसेट मोर देन 500 करोड़, ये गलत जवाब है। एनबीएफसी इज नॉट एक्सेप्टिंग और होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट एंड हैविंग टोटल एसेट लेस देन 500 करोड़ एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड रजिस्टर्ड विद आरबीआई, ये भी गलत जवाब है। सही जवाब है नन ऑफ द अबव। सर नन ऑफ द अबव है तो क्या एग्जैक्टली जवाब क्या है? नन ऑफ द अबव तो ऐसे आंसर होता है, मैं दिखाता हूं आपको। मैंने इसके लिए ना अमेंडमेंट वाले नोट्स भी निकाल रखे हैं। 43 कैपिटल बी में एक अमेंडमेंट आई थी हमारी, उसी में इन्होंने डिफाइन किया है कि इसका मतलब क्या है। 43 कैपिटल बी पीजीवीपी के चैप्टर में अमेंडमेंट है, आपको दिखा देता हूं। सर ये देखिए, सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी मींस 3 बातें होनी चाहिए। एक, वो एनबीएफसी जो एक्सेप्ट नहीं करती, नॉट एक्सेप्टिंग और होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट। एक तो ये बात होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। दूसरी बात, टोटल एसेट नॉट लेस देन 500 करोड़। टोटल एसेट, नेट एसेट नहीं, टोटल एसेट। टोटल एसेट नॉट लेस देन है, नॉट लेस देन 500 करोड़ एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट, एज पर लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट। तीसरा, रजिस्टर्ड विद आरबीआई। अब सर जो पहला आंसर था ना, उसमें तो उन्होंने लिख दिया नेट एसेट, तो गलत जवाब है। दूसरे में टोटल लिखा है लेकिन लेस देन 500 करोड़ लिख दिया, जबकि आंसर है नॉट लेस देन 500 करोड़। तो तीनों में से कोई सही जवाब नहीं है, नन ऑफ द अबव आंसर आएगा। नन ऑफ द अबव आंसर आएगा, दिखाता हूं आपको। तो एनबीएफसी विच इज नॉट एक्सेप्टिंग और होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट, ये सही था। हैविंग टोटल एसेट, यहां नॉट लेस देन होना चाहिए था, फिर बी सही आंसर होता। लेकिन अब सी इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव। पहले में गलती क्या थी, नेट एसेट लिखा हुआ है, नेट एसेट थोड़ा ना होता है, मोर देन लिखा हुआ है, मोर देन थोड़ा ना होता है, नॉट लेस देन होता है। ओके, अगर डिडक्टर कह रहे डिडक्टर को असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ध्यान देना। मेन अमेंडमेंट थी एटीडीएस के चैप्टर की, मेजर अमेंडमेंट। डिडक्टर को असेसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा अगर पेई टैक्स पे कर देता है, उस इनकम को अपनी इनकम में इंक्लूड करता है और रिटर्न भी फाइल करता है। सर आपको याद होगा, अगर डिडक्टर टीडीएस नहीं काटता डिडक्टी का, तो हम डिडक्टर को असेसी इन डिफॉल्ट मान लेते थे। पर लेकिन यह भी लिखा हुआ था कि अगर डिडक्टी कुछ कंडीशन पूरी कर दे तो डिडक्टर को असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। तो अगर डिडक्टी जो है वो उस इनकम को अपनी इनकम में इंक्लूड कर ले, उसके ऊपर टैक्स पे कर दे, रिटर्न फाइल कर दे, तो हम डिडक्टर को असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। अमेंडमेंट क्या थी, पहले यह बात सिर्फ रेजिडेंट डिडक्टी के लिए थी,
अब ये बात रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों के लिए है। सच डिडक्टी शैल बी रेजिडेंट ऑब्लिक नॉन रेजिडेंट। अब डिडक्टी चाहे रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, अगर वो ये कंडीशन पूरी करेगा तो डिडक्टर को हम असेसी इन डिफॉल्ट नहीं मानेंगे। टेक्निकल क्वेश्चन पेपर में आएगा तो बता रहा हूं, कुछ ही बच्चे सही करके आएंगे। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EEB। 80EEB आपको याद होगा, अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं, क्यों इंटरेस्ट पे कर रहे हो? आपने लोन लिया था। लोन क्यों लिया था? आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया है, तो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, लेकिन ये लोन सैंक्शन हो जाना चाहिए सी 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में। तो सिंपल क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको। डेट, सर मान लीजिए आपकी सैलरी है 1 लाख, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 6 लाख है, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54EE 5 लाख है, और आपका नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख आता है, ग्रोस टोटल 2 लाख है। डिडक्शन 80C to 80U की है 40,000, टोटल इनकम 60,000। क्वेश्चन ये है वेदर, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नहीं लिखा होता इसके अंदर, आप लिख लेना वेदर असेसी इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम और नॉट। सर इसका आंसर है, मैं आपको आंसर बता दूं, आंसर मैं आपको बता दूं। आंसर से पहले समझाना चाहूंगा थोड़ा सा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, पेपर में आ सकता है। सर देखिए इस बार एक अमेंडमेंट हुई है। पहले मैं बताऊं पहले क्या था। पहले यह था, मान लीजिए आपकी ग्रोस टोटल इनकम 3 लाख है और आप 80C to 80U 1 लाख माइनस करते हो, तो आपकी टोटल इनकम बचती है 2 लाख। अब दिखने में लगता है आपको टैक्स नहीं पे करना। हाँ नहीं पे करना, सही बात है। आपको टैक्स पेमेंट करनी है? नहीं करनी। क्यों? क्योंकि आपकी टोटल इनकम 2 लाख है। क्या आपको रिटर्न फाइल करनी है? जवाब था यस, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए हम ग्रोस टोटल इनकम देखते हैं। रिटर्न फाइल करने के लिए हम ग्रोस टोटल इनकम देखते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर क्या अमेंडमेंट आई है कि ये जो ग्रोस टोटल इनकम आप निकालते हो ना, 3 लाख निकाली जैसे एग्जांपल के लिए, इसमें अगर आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और आपने कोई एग्जम्पशन ली है सेक्शन 54 के अंडर, 54 इटसेट्रा के अंडर, तो उस एग्जम्पशन को माइनस करके लिखते होते हम लोग। कहते हैं आपको माइनस किए बगैर देखना है, इसी को देखना है, इसी को यहां लिखना है। रिटर्न फाइल की या नहीं की ये चेक करने के लिए आपको माइनस किए बगैर देखना है। बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, G, GA, GB, इतने सारे सेक्शन को माइनस करने से पहले देखना है। लेकिन उन्होंने इन सेक्शनों के अंदर 54EE नहीं लिखा। 54EE नहीं लिखा, यानी कि 54EE अगर आया तो वो तो माइनस करके ही देखना है, तो वो तो माइनस करके देखना है। और मैंने इस क्वेश्चन में 54EE ही लिखा है। 6 लाख में से 5 लाख माइनस किए, 1 लाख आएगा, आपको 1 लाख ही देखना है। अगर यहां 54 होता डबल ई की जगह, तो हम 6 लाख देखते, 6 और 1 7 लाख हो जाता, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ जाती, क्योंकि अभी ग्रोस टोटल इनकम 2 लाख से 2.5 लाख से ज्यादा होती। लेकिन अभी आपको 54EE माइनस करके ही देखना है, यानी कि 1 लाख ही देखना है। 1 और 1 2 ही हुआ, ये तो देखना ही नहीं है, छोड़ दो इन सबको। तो 2 लाख ही हुआ, तो आपकी जो टोटल इनकम है वो, सॉरी ग्रोस टोटल इनकम जो है वो आपकी 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। आंसर बी आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर एक्स हुज प्रोसीडिंग ईयर टर्नओवर इज 1.5 करोड़। तो आप ऑलरेडी मतलब लास्ट ईयर ऑडिट के लिए लाइबल थे और आपने कोई प्रोफेशनल फीस पे की है, तो आप यू आर लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस। यस, विच सेक्शन? 194J। सर क्वेश्चन मैं बताऊं, आप बताओ, अगर मैं ये लिख दूं कि ये 1.5 करोड़ की जगह 80 लाख है तो क्या करोगे? अगर ये 80 लाख है तो क्या आंसर आएगा? सर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आएगा, अगर ये 80 लाख है, अगर ये 80 लाख है 1.52 करोड़ की जगह, आप बता दो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। चलो बता देना आप लोग, मुझे व्हाट्सएप कर देना या कमेंट बॉक्स में लिख देना, फिर इन चारों में से कौन सी ऑप्शन आएगी क्वेश्चन नंबर 11 में। अभी तो ए आएगा। कैश लिमिट क्या है अगर आपको अट्रैक्ट करना है 194N? सर एक्सीडिंग 1 करोड़। अगर 1 करोड़ से ज्यादा कैश निकलवाते हो तो फिर आपको 194N में टीडीएस कट जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3, मल्टीप्लेक्स सिनेमा वाले अगर इश्यू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक टिकट 150 रुपए की अनरजिस्टर्ड बायर को, तो सर ये अमेंडमेंट है। अब मल्टीप्लेक्स सिनेमा कितने की भी टिकट इशू करे, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू करनी ही पड़ेगी और इस टिकट को इनवॉइस माना ही जाएगा। इस टिकट को इनवॉइस, चाहे इस टिकट के ऊपर डिटेल ऑफ रेसिपिएंट की ना हो तो भी इसे डीम टू बी टैक्स इनवॉइस माना जाएगा। यह टैक्स इनवॉइस की अमेंडमेंट है। एनुअल रिटर्न 44(1) की जो फाइनेंशियल 1920 है, स्मॉल टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर लेस देन 2 करोड़ है, उनके लिए अभी मैंडेटरी है। सर हमने तो ऑप्शनल पढ़ा है, वो तब है जब वो 17, 18 या 18, 19 की
एनुअल रिटर्न हो और उन्होंने अब तक उसे डिपॉजिट नहीं करवाया हो तो उनके लिए ऑप्शनल है, वो चाहे तो ना भी करवाएं, लेकिन 1920 नहीं लिखा उसके अंदर। 1920 वालों को तो आपको एनुअल रिटर्न भरनी ही पड़ेगी अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो तो। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है अगर आप 45 दिन के अंदर बैंक डिटेल नहीं देते या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक बैंक की डिटेल नहीं देते तो क्या होगा? आपको पेनल्टी लग जाएगी 100 रुपए पर डे टिल डिफॉल्ट कंटिन्यूज, या आपकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लाइबल टू बी कैंसल्ड। जवाब है बी, आपकी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन इज लाइबल टू बी कैंसल्ड। 100 इनवॉइसेज आए, जीएसटी क्रेडिट 6 लाख, जिनमें से 50 इनवॉइसेज जीएसटी क्रेडिट 4 लाख वाले अपलोड है, तो सर आईटीसी का क्रेडिट 4 लाख पूरा मिलेगा जो अपलोड है, और रेस्ट ऑफ द इनवॉइस नॉट अपलोड, जो अपलोड नहीं है उनका जो जीएसटी है वो हो गया 2 लाख। क्योंकि देखो टोटल जीएसटी था, टोटल जीएसटी 6 लाख था, 4 लाख अपलोड वाले हैं, 2 लाख नॉट अपलोड वाले हैं, तो 4 लाख वाले का तो आईटीसी पूरा मिलेगा। 2 लाख वाले अपलोड नहीं है ना, तो आपको आईटीसी मिलेगा 2 लाख और 2 लाख और 20% ऑफ जो आईटीसी अपलोडेड है, आईटीसी अपलोडेड है, यानी कि 20% ऑफ 4 लाख 80,000, इन दोनों में से जो लेस होगा यानी कि 80,000, तो पूरा नहीं मिलेगा आपका, आईटीसी रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा 20% तक, यानी कि 80,000 टोटल आईटीसी जो आपको मिल जाएगा, एक तो 4 लाख मिल जाएगा प्लस 80,000 जो अपलोड नहीं हुए उनके ऊपर 4,80,000। राइट आंसर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 जो है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल बाय अ बॉडी कॉर्पोरेट टू अनदर बॉडी कॉर्पोरेट फॉरवर्ड चार्ज में आएगा। हालांकि ये पॉइंट रिवर्स चार्ज में आया है, इसी साल से रिवर्स चार्ज में आया है, लेकिन सर रिवर्स चार्ज में तब आता है जब अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट किसी बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज देगा। अगर बॉडी कॉर्पोरेट को देगा फिर तो सर फॉरवर्ड चार्ज में ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स एक ऑथर है जो सप्लाई करता है अपनी कॉपीराइट जो है, बुक से रिलेटेड कॉपीराइट जो है, एक ऐसे पब्लिशर को जो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, ऑथर विल पे जीएसटी अंडर फॉरवर्ड चार्ज। हालांकि ये पॉइंट भी रिवर्स चार्ज में है, लेकिन वो तब है जब पब्लिशर जो है वो टैक्सेबल टेरिटरी में हो। इस क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के पूछा है पब्लिशर लोकेटेड नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है तो ए पॉइंट आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, श्रीमती मालती देवी ने अपने फादर की याद में कोई कॉम्प्लेक्स को, टेंपल को दान दिया है, जिसके लिए टेंपल वालों ने एक तरह से उनका नाम, मालती देवी का नाम जो है वो दरवाजों पे लिखवा दिया है। तो क्या ये सप्लाई है? नो, इट इज नॉट ए सप्लाई, क्योंकि ये मालती देवी के किसी बिजनेस को प्रमोट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 20, द लास्ट क्वेश्चन, अगर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल रिवर्स चार्ज में आता है तो जीएसटी का रेट क्या होगा? 5% होगा सर, सीजीएसटी 2.5 एंड एसजीएसटी 2.5। तो सर मैंने करवा दिए हैं आपको, आपके जो टेस्ट के क्वेश्चंस थे वो सारे करवा दिए हैं। टेस्ट मैंने आपको जो 15 मई को लिया था और आज 17 मई है, आज मैंने उनके सॉल्यूशन दे दिए हैं। आगे हम और करेंगे, अब नए रिवीजन क्लासेस के साथ हम काम करेंगे, बट आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।